Good morning. So today in this lecture we are going to discuss about basics of solar energy. Dear students, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस है उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कोड 2010 दैट इज एनवायरमेंटल साइंस का जो यूनिट फोर्थ है विच इज रिलेटेड टू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोत, उसी में सबसे फर्स्ट टॉपिक है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो आज हम इस लेक्चर में सोलर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के कुछ मूलभूत तथ्य। इसमें हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा किस रूप में हमें प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा के उपयोग क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और वर्तमान में हम सौर ऊर्जा का कितना उपयोग कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हम इसके उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट सोलर एनर्जी। आइए चर्चा करते हैं सौर ऊर्जा की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एनर्जी। ऊर्जा क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू समथिंग, अर्थात कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा या एनर्जी के कोई कार्य या वर्क संपन्न नहीं हो सकता है। अब जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जिन जिन पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम ऊर्जा स्रोत कहते हैं, एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। तो ये एनर्जी सोर्सेस, ये ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये साफ है कि इसका तात्पर्य ऐसे स्रोतों से है जिनका हम उपयोग कर लेते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, उसके पश्चात इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता आसानी से। जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम ईंधन है जिसको जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। हमें पता है इनका निर्माण होने में प्रकृति में कई लाखों वर्ष लगते हैं, और ये कार्बोनीकरण की प्रक्रिया द्वारा शनि शनि निर्मित होते हैं। अतः यदि हम इनका उपयोग तेजी से कर लेते हैं तो इन्हें तुरंत पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत है। नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों में वे ऊर्जा स्रोत आते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद भी हम उनका पुनः उपयोग कर पाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होती है और जिसका हम उपयोग करते हैं। सो ये नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। अब यदि हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा हमारे लिए किस रूप में उपलब्ध है? तो देखिए, सौर ऊर्जा मुख्य रूप से हमें, जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, द एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये हमें किस रूप में प्राप्त हो रही है? तो ये हमें दो रूपों में प्राप्त हो रही है। एक जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा, जो मुख्य रूप से ऊष्मा या हीट है,
ये सभी जगह कम या अधिक व्याप्त है और इसका हम जाने अनजाने उपयोग करते रहते हैं। जैसे जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो सूर्य की धूप में वो जो तापीय ऊर्जा ऊष्मा है उसको सोख करके वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प के रूप में इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और वो सूख जाते हैं। दूसरा जो मुख्य रूप है वो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा। इसमें हम सूर्य की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश विकिरण हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम किसी युक्ति के माध्यम से विद्युत के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसी जो युक्तियां होती हैं उन्हें हम सोलर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं या फोटोवोल्टाइक सेल्स कहते हैं, फोटोवोल्टाइक्स। तो ये विशेष रूप से उल्लेखनीय और उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कि ऊर्जा को जो सबसे महत्वपूर्ण रूप हम इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। और हमारा जितना भी विकास है वो इसके उपयोग और उपभोग पर निर्भर करता है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती हैं, जितनी सुख सुविधा के साधन आज हमारे पास हैं दैनिक जीवन में, ये सब किस पर आधारित हैं? बिजली के उपयोग पर आधारित हैं। अतः सोलर एनर्जी का ये दूसरा पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युतीय ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेते हैं। और इसके लिए जो डिवाइस, जो युक्ति है, उसको हम कहते हैं सोलर सेल, बेसिकली सौर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी। देखिए, सोलर रेडिएशंस जो हमको प्राप्त होते हैं, सौर ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, स्लाइड से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस किस रूप में हमारे पास, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका संगठन क्या है। तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, जिसका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है, ये नियरली 9% के आसपास है। देन 400 नैनोमीटर वेवलेंथ टू 700 नैनोमीटर का जो पोर्शन है, जो हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट 36% के आसपास होता है। देन सेम वे इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं, जो मोर देन 50% है, दैट इज़ फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर। यहाँ तक का जो प्रकाश है सूर्य का, उसको हम अवरक्त किरणें कहते हैं, इंफ्रारेड रेड। और ये भी फिर दो प्रकार का है, नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, जैसा कि स्लाइड में हम आसानी से देख सकते हैं। अब इनको हम किस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा भाग अधिक उपयोगी? जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन या बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम देख रहे हैं, ये काम में आता है। तो ये एक सूर्य की से प्राप्त जो सोलर ऊर्जा है उसका संगठन है कि तरंग दैर्ध्य के आधार पर किस किस प्रकार के विकिरण इसमें उपस्थित होते हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे सौर ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों है, वाई डू वी नीड सोलर एनर्जी। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जो मुख्य रूप से हम हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अनवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करते हैं। मेनली वी आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दुनिया में ऊर्जा के उपभोग की बात करें तो मुख्य रूप से दो स्रोतों से अधिकतम ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं, वो है कोल डिपॉजिट्स, कोयले के भंडार, और पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम भंडार। हमें पता है कि इनका निर्माण लाखों वर्षों में कार्बोनीकरण की प्रक्रिया द्वारा धीरे 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 होता है, जिसमें मृत जीवांश या वनस्पति के अंश जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे दबते जाते हैं, तब कालांतर में जाकर के बहुत गहराई में, बहुत ताप पर, अत्यधिक दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोनीकरण की प्रक्रिया द्वारा इनका अपघटन होता है, और तब ये जाकर के कोल डिपॉजिट्स या पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में संचित हो जाते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स पृथ्वी के कई भागों में कायांतरित आग्नेय चट्टानों के नीचे सुरक्षित हैं, जिनका हम उपयोग करते आ रहे हैं लंबे समय से दोहन करके।
लेकिन जिस तेज गति से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमें पता है कि पेट्रोलियम में सबसे महत्वपूर्ण है गैसोलीन फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं पेट्रोल डीजल, इनका हम बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में इनका उपभोग किया जाता है और इनके बनने में लाखों वर्ष की कार्बोनीकरण की धीमी प्रक्रिया होती है। अतः ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं और एक अनुमान है कि अब जो कोयले और पेट्रोलियम के भंडार पृथ्वी के विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में जो उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, वो इतनी तेज़ी से उनका दोहन हम कर रहे हैं कि आने वाले 200 या 300 साल तक ही वो हमारे पास उपलब्ध होंगे, उसके बाद ये हमारे पास नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा की भारी कमी हो जाएगी, ऊर्जा के स्रोत नहीं होंगे हमारे पास और हमारा सारा विकास ठप हो जाएगा, जो इन ऊर्जा स्रोतों के उपभोग और उपयोग पर निर्भर करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो फॉसिल फूल या जीवाश्मी ईंधन है, इनको जब हम काम में लेते हैं, इनका जब दहन करते हैं हम और इनसे ऊष्मा प्राप्त करते हैं विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए, तो मुख्य रूप से ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात केमिकली, रासायनिक रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बन दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोकार्बन में, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और दहन की प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प में H2O में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन का उत्सर्जन होता है और ये कार्बन उत्सर्जन एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने बनी हुई है। इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और बड़ी बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय विभीषिकाएं को ये अंजाम देता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जिसको हम देखते हैं, इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन हो रहा है, एक बहुत ही विनाशकारी घटनाएं सिद्ध हो सकती है पृथ्वी पर जीवन के लिए। तो इस तरह की जो प्रदूषण की घटनाएं वो इन ऊर्जा स्रोतों से होती है। इसके विपरीत अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा हमको आसानी से उपलब्ध है और सूर्य पर जो ऊर्जा का मुख्य कारण है, जो प्रकाश और ताप उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के वातावरण में हाइड्रोजन के नाभिक, 4 नाभिक संयुक्त होकर, संलयित होकर, फ्यूज होकर के एक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा हीलियम उत्पन्न करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा ताप और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है अगले 10 मिलियन ईयर्स तक सूर्य है वो हमें इसी प्रकार से ऊष्मा और प्रकाश दे सकता है, इतना ईंधन उसके पास है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये ऊर्जा हमें आसानी से उपलब्ध है और लंबे समय तक हमें उपलब्ध रहेगी। दूसरा, ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमें सीधा प्राप्त होता है, जिसको हम अपने उपयोग में ले सकते हैं और इसके द्वारा कोई पॉल्यूटेंट्स, कोई प्रदूषक पदार्थ पृथ्वी के पर्यावरण में विसर्जित नहीं होते हैं, डिस्चार्ज नहीं होते हैं, जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल की जा सकती है या उससे बचा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा समाधान है हमारे पास में। जो पर्यावरणीय विभीषिकाएँ हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, उसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक बड़ा अच्छा निदान हमारे पास में, इसलिए ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा की हमें आवश्यकता है। अब देखिए, अगर हम अर्थ का जो एनर्जी बजट है वो देखें, है ना, कि सोलर एनर्जी किस रूप में हमको मिल रही है और कितना उपयोग हम उसका कर पाते हैं, कितना वो हमारे पास आती है। तो 100% जो हीट, जो एनर्जी, सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें से 50% ही जो लैंड है वो उसको, और जो ओशियंस हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बाकी जो है वो वापस विकिरित हो जाती है, जैसे क्लाउड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा वापस जब पृथ्वी का तापन होता है, समुद्रों का जल गर्म होता है, तो विकिरण के रूप में ऊर्जा वापस क्या होता है, पुनः वातावरण में चली जाती है। तो बहुत कम ऊष्मा या ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त हो पाती है। बाकी ऊर्जा जो 50% ऊर्जा हमने प्राप्त की, उसमें से भी बहुत अधिक भाग हमें विकिरण के रूप में वापस वो पर्यावरण में चला जाता है। ये देखिए, इसमें इस स्लाइड में हम एनर्जी बजट को समझ सकते हैं कि कितना एनर्जी हमें सोलर एनर्जी के रूप में रेडिएशन से मिल रहा है और कितना उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना वापस रेडिएट हो रहा है स्पेस में।
देन हम ये देखेंगे कि हम कितना उपयोग इसका कर पा रहे हैं। तो आज हम जो ऊर्जा के स्रोत उपयोग में ले रहे हैं, हम देखते हैं इस पाई डायग्राम में कि नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस के रूप में 24% उपयोग किया जा रहा है स्रोत का। दूसरा, ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से हम 23% के रूप में कोल को काम में लेते हैं। पेट्रोलियम को 39% मैक्सिमम, यहाँ देखिए पाई डायग्राम में जो रेड पोर्शन दिखाया हुआ है ये पेट्रोलियम का कंट्रीब्यूशन है इन एनर्जी। तो हमारा जो ऊर्जा उपभोग है उसमें मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम काम में आता है। न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम 8% के आसपास यूज़ करते हैं। और बाकी सारा जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी आ गई, ये केवल 6% हिस्सा है जिसको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और उसमें से भी उस 6% में भी देखें तो 2% विंड का कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 45% है ना, भूतापीय ऊष्मा जो है वो 5% है, बायोमास के रूप में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो 47% है। केवल उस 6% का भी 1% भाग है वो वर्तमान में हम सोलर ऊर्जा के रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है पोल्यूशन का भी और एनर्जी क्राइसिस का भी। तो हमें इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके उपयोग को हम बढ़ावा किस प्रकार दें, हमें सोचना चाहिए। क्या फ़ायदे हैं सोलर ऊर्जा के हमें, तो हम देख सकते हैं सोलर एनर्जी के जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहला सेव मनी, इससे हमें बचत होती है। हम हमारे धन को बचा सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए इसको जब हम इंस्टॉल करते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं जो मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, ऐसे पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो कॉस्ट देनी पड़ती है, जो कीमत लगती है, तो इनिशियल इंस्टॉलमेंट की जो प्राइस है वो हमें देनी होती है। उसके बाद इसका कोई खास मेंटेनेंस नहीं होता है। इसके मेंटेनेंस के लिए हम देखें तो सोलर पैनल को मुख्य रूप से हमें साफ़ रखना पड़ता है, धूल मिट्टी नहीं जमने देनी चाहिए उसके ऊपर, और उस पर उसकी टूट फूट नहीं हो, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुख्य रूप से इसको बिल्डिंग्स की छतों वगैरह पर या खेतों वगैरह में जहाँ इसे इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कोई विशेष जो मेंटेनेंस है वो इसका कॉस्ट नहीं होता है। दूसरा, जो हम इंस्टॉलमेंट कॉस्ट देते हैं इनिशियली, उसमें भी अगर हम इसका कोई बड़े पैमाने पर व्यापारिक या व्यावसायिक तौर पे उपयोग कर रहे हैं या खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट की ओर से फाइनेंशियल जो है वो इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, मदद भी मिलती है वित्तीय रूप से। तो इस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी बचत इसमें होती है पैसे की। सो ये एक अच्छा सस्ता विकल्प हो सकता है। दूसरा, ये इको फ्रेंडली होता है, अर्थात इसका उपयोग करने से मैंने जैसा बताया पहले कि प्रदूषण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। जैसे एक तो पोल्यूटेंट्स, इसके उपयोग से, इसका उपयोग करने से क्या है, पोल्यूटेंट्स जो हैं या प्रदूषक हैं उनका उत्सर्जन नहीं होता है। और जब हम इसका उपयोग एक विकल्प के तौर पर करेंगे तो हम जो गैसोलीन के ऊपर निर्भर हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हैं, वो निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। तो गैसोलीन या पेट्रोल डीजल की जो कमी है या उसके अधिक उपभोग के कारण भविष्य में जो एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, भंडार खत्म हो सकते हैं, वो समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। प्लस हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारी निर्भरता इस पर कम होने से इसकी मांग कम होगी, तो इसकी जो प्राइस हाइक, जो बहुत अधिक इसका मूल्य बढ़ गया है, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम गैसोलीन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है, प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करता है। बड़ी बड़ी पर्यावरणीय विभीषिकाएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, और इस वैश्विक तापन द्वारा हम देखते हैं कि बहुत अधिक समस्या पृथ्वी के वातावरण को पैदा हो सकती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और हम देख रहे हैं कि जो वातावरण में सामान्य जो वातावरण का संगठन है, वायु का जो संगठन है, कंपोजिशन है, उसमें नॉर्मल परसेंटेज ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, लेकिन वो बढ़ के आज 0.04% हो चुका है। तो कार्बन के उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, और इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय विभीषिकाओं से पृथ्वी को बचा सकते हैं। अन्य प्रकार की विभीषिकाएं हैं वो भी इससे उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इन्हें जलाते हैं बहुत सारी इस प्रकार की दूषित गैसें उत्पन्न होती हैं, पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनसे भी बचा जा सकता है, जैसे स्मॉग, फॉग लाइक कंडीशंस जो बनती हैं, क्योंकि वाहनों का जो धुआं निकलता है उससे निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, या
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है उससे, उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुआं में जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं उनसे जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हैं, है ना, इस तरह के स्मॉग कंडीशन से, धुंध से, धूम कोहरे से भी बचा जा सकता है। तो इस प्रकार के अन्य पर्यावरणीय विभीषिकाएँ भी अगर हम सौर ऊर्जा का एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है, इनका निदान किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के सौर ऊर्जा के इतने अधिक फ़ायदे हैं कि हमें इसके उपयोग को बढ़ावा देना ही होगा ताकि ये एक विकल्प के रूप में स्थापित हो सके। अब आइए हम देखते हैं कि आज हम क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से इसका बहुत अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की फॉर्म में सोलर एनर्जी का हम 1% ही उपयोग कर पा रहे हैं जबकि इसके इतने फ़ायदे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो इन कारणों पर अगर हम विचार करें कि व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स व्हेन वी यूज सोलर एनर्जी, तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने में मुख्य अड़चनें क्या हैं, मुख्य कमियां क्या हैं? तो सबसे पहली चीज़ है हाई कॉस्ट ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी जो फोटोवोल्टाइक्स हैं या सोलर पैनल हैं, इनमें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करते हैं और ये काफ़ी महंगे हैं। इस कारण से सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट आती है, अर्थात हमारी जो आवश्यकता होती है दैनिक, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए हमें जो सोलर पैनल लगाने होते हैं तो उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनिशियली जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस हाई कॉस्ट ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के कारण ऐसा होता है और इस कारण से इसको हम व्यापक रूप से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं या ये व्यापक उपयोग के रूप में प्रचलन में नहीं आ पा रहा है। दूसरा है लार्ज एरिया फॉर इंस्टॉलेशन, कि जो एक सामान्य घर में दैनिक आवश्यकता के लिए हमें बिजली चाहिए, उसके लिए जो सोलर पैनल लगाने होते हैं तो ये बड़े बड़े सोलर पैनल होते हैं, वो काफ़ी जगह घेरते हैं, अतः इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और इस कारण से भी इनका इंस्टॉलेशन ईजी नहीं है। तो ये भी एक समस्या है टेक्निकली। देन वेदर डिपेंडेंट, अगली मुख्य बात है कि हम सौर ऊर्जा पर अगर पूरी तरह से निर्भर हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि मौसम खराब है तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि सौर ऊर्जा हमें निर्बाधित रूप से उपलब्ध होती रहे। हम जानते हैं कि जब क्लाउड बहुत ज़्यादा होते हैं, बादल बहुत अधिक हैं, या फिर जैसे बरसात का समय है जिसमें सूर्य आसानी से नहीं दिखाई दे रहा है लंबे समय तक, तो ऐसी स्थिति में हम सोलर एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह से हम इन पर निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि वेदर डिपेंडेंट हम हो जाते हैं यहाँ पर, और इसलिए हमें इन पर पूरी तरह से निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि इसको हम ज़्यादा अधिक उपयोग में या प्रचलन में नहीं ला पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि ये वेदर डिपेंडेंट फिनोमेनन है। देन हम ये कहेंगे पावर ऑफ द सोलर अप्लायंसेस, किस प्रकार के जो सोलर अप्लायंसेस यानी सौर ऊर्जा द्वारा जो हम उपकरण बना रहे हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उनकी शक्ति या शक्ति दक्षता, पावर एफिशिएंसी भी एक फैक्टर है जिसके कारण टेक्नोलॉजी में हम बहुत सीधा सीधा इसका उपयोग है वो नहीं कर पा रहे हैं या वो लोकप्रिय नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लें सोलर कार का, कि एक कार जो सीधा सौर ऊर्जा से चल रही है और उसके लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जा रहा है उसकी रूफ के ऊपर। अब पर्यावरणीय कंडीशंस के कारण या वेदर क्लाउडी होने के कारण या बरसात का सीजन जिसमें सूर्य आसानी से नहीं निकलने के कारण सोलर एनर्जी हमें निर्बाध रूप से नहीं मिल पा रही है, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके काम में लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो हमारे पास एक पावर प्रॉब्लम हो जाती है। या हम कंपैरिजन करें कि पेट्रोल डीजल फ्यूल से चलने वाली एक कार की तुलना में सोलर कार को अगर हम देखें तो उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो काफ़ी तुलनात्मक रूप से कम होती है। ये भी कारण है कि जो हमारी आज की फास्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम इसके यूज़ को बहुत अधिक पॉपुलराइज नहीं कर पा रहे हैं, लोकप्रिय नहीं बना पा रहे हैं। तो ये मुख्य कमियां हैं जिसके कारण सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग की और उसको अधिक पॉपुलराइज करने की ओर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें टेक्नोलॉजिकल ऐसे डेवलपमेंट्स करने होंगे कि हम इन समस्याओं पर पार पा सकें और तकनीकी रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक आसान, अधिक उपयोगी, अधिक महत्वपूर्ण और अधिक सहज बनाया जा सके। सो दिस इज
all about today's lecture about basics of solar energy. Thanks